हेलो बच्चों। स्वागत है मास्टरमाइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित सर एक नए अध्याय के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं साइंस लेकर। तो बच्चों आज तैयारी करेंगे अब साइंस की बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की। तो जुड़िए नया सेशन के साथ, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे रसायन शास्त्र। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए रसायन शास्त्र हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लास होगी प्रथम क्लास आज देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पढ़ना क्या है, साइंस में पढ़ना क्या है। तो साइंस में मेन रूप से 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। तो बच्चों मेन रूप से साइंस में आपको पूरे बोर्ड में 80 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 में से जो मार्क की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, जिसमें फिजिक्स का 27 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से 27 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायोलॉजी से तकरीबन 26 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर का अपना अपना योगदान होगा। तो सभी बच्चे नए तरीके से इस सेशन में जुड़ेंगे और नए शुरुआत से 0 लेवल से आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। तो चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे कि अगर आपको अच्छे नंबर अगर साइंस में चाहिए तो कहीं ना कहीं तीनों सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है। तो पहले आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और रसायन शास्त्र पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि रसायन शास्त्र में पढ़ना क्या क्या चीज है, मेन रूप से टॉपिक क्या क्या है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इस चैप्टर का बात करें तो पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। यह पहला चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। इसके बाद दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण। इसके बारे में हम लोग मेन रूप से इस चैप्टर में इस क्लास में देखेंगे। हर एक चैप्टर का बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा धातु और अधातु। चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इनके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। मेन रूप से आपको 6 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है वहां से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ। चलिए स्टार्ट है पहला रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में बेसिकली पहले जानते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके विभिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह अभिक्रिया को या उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले अलग अलग या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों देखेंगे कि ये है हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन, और यदि हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो यह बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह क्या कहलाएगा? तो इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यह एक प्रकार की क्या है? तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखेंगे बच्चों जब कभी भी कोई भी पदार्थ की बात करें, जैसे कि हो गया CaCO3, ये टूटकर बना दिया CaO प्लस CO2। यह कहेंगे यह क्या है? तो कहेंगे यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिनको हम लोग सूत्रों की मदद से व्यक्त करते हैं या संकेतों की मदद से। यह कहीं ना कहीं कैल्शियम का संकेत होता है, यह कैल्शियम का संकेत है, ऑक्सीजन का संकेत है, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत है, और इन्हीं संकेत या सूत्रों के
सहारे हम इसको दर्शाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों ये होता क्या है। इसके बाद जो देखते हैं अभिकारक। आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा आपको, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब है अभिकारक किसको कहते हैं। अभिकारक रिएक्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभिकारक क्या होता है। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। कोई भी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हीं को हम लोग अभिकारक कहते हैं। अर्थात पिछला जो हम लोग देखे थे एक अभिक्रिया, जैसे कि ये अभिक्रिया देखे थे, देखिए ये है H2Cl2, ये बना दिया 2HCl। अर्थात हम देखें तो ये हो गया कि H2 प्लस Cl2 ये बना दिया 2HCl। तो इसमें बच्चों देखेंगे क्या अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट होता क्या है। तो कहता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो क्या इन समीकरण में कोई, इस अभिक्रिया में कोई अभिकारक है, तो कहेंगे हां इसमें क्या है अभिकारक, तो H2 और Cl2 यह क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। तो अभिकारक के बारे में देखते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाएं में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं अभिकारक। अब देखते हैं कि प्रतिफल क्या होता है। प्रतिफल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ का, जैसे यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यह हाइड्रोजन जो क्लोराइड हो गया वह एक प्रकार की क्या है, तो यह एक प्रतिफल है। जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन यह एक प्रकार की अभिकारक होते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। यह है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे कि भोजन का पकना हो गया, श्वसन हो गया, दूध से दही बनना हो गया, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये सभी के सभी एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यह सभी एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। याद रखेंगे क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं कि श्वसन किस प्रकार की क्या है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण है। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन, जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होगा उसी परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन भी एक प्रकार के यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन में पहला जो होता है वह अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके बाद देखेंगे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन के बाद है तापमान में परिवर्तन और इसके बाद है गैस का उत्सर्जन। यह सभी का सभी जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन को दिखाया गया है। ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ परिवर्तन है। इसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण मतलब हो गया कि उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे, तो संकेतों की मदद से व्यक्त करेंगे या फिर हम लोग उनको सूत्रों की मदद से व्यक्त करते हैं और उसकी सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप निरूपण करते हैं। उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं।
जैसे देखेंगे यह है मैग्नीशियम और यह है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो S है वह सॉलिड रूप को दर्शाता है कि यह किस फॉर्म में है, यह सॉलिड फॉर्म में है। जबकि ऑक्सीजन जो G लिखा हुआ है जो वो किस फॉर्म को दर्शाता है, तो यह गैसीय फॉर्म को दर्शाता है। ये देखते हैं बच्चों फिर से कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नए देखते हैं कि ना क्या है। चलिए बच्चों, अब इसमें रासायनिक समीकरण होता है तो उसमें कुछ संतुलित समीकरण देखने को मिलेगा, तो कुछ समीकरण असंतुलित देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार यह संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यदि तत्वों के परमाणु की संख्या समान अगर दोनों साइड हो गया तो उसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखेंगे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इस साइड हम देखेंगे तो दोनों साइड, जिसमें कह रहा है कि समीकरण के दोनों साइड, प्रत्येक साइड यदि तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान हो गई तो हम कहेंगे वो समीकरण जो है वह संतुलित समीकरण है। इस साइड जैसे देखते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु, इस साइड देखते हैं कि परमाणु की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 2 है। यहां पर परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की 2 है, क्लोरीन की इस साइड 2 है। जबकि इस साइड देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 और क्लोरीन के परमाणु संख्या भी 2 है। इसका मतलब है कि यह जो समीकरण लिखा गया है वह समीकरण किस प्रकार का समीकरण है, तो यह एक संतुलित समीकरण है। यह किस प्रकार का संतुलित है? जो समीकरण है वह संतुलित समीकरण कहे जाएंगे। जैसे यहां पर देखेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या की बात करें तो बाएं और जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या वो 2 है, और जबकि दाएं और भी देखते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 2 है। इस संदर्भ में देखते हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या बाईं ओर, तो बाईं ओर क्लोरीन की संख्या भी इसमें देखते हैं कि क्लोरीन की संख्या बाईं ओर कितना है, तो 2 है। और दाईं ओर का बात करें तो इसमें भी क्लोरीन जो है वह क्लोरीन की परमाणु संख्या भी 2 है। तो इसका मतलब है कि यह समीकरण जो है वह संतुलित समीकरण है। जैसे अगर हम बच्चों कहा जाएगा कि यहां पर अगर कहा जाए कि H2 प्लस Cl और ये बनाता है C2HCl, तो क्या ये समीकरण संतुलित है? तो देखेंगे बच्चों, क्या ये समीकरण संतुलित है? H2 प्लस Cl और ये बनाता है 2HCl, तो क्या यह समीकरण संतुलित है? तो कहेंगे सर ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस साइड देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 1 है। जबकि दाईं ओर बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है। तो इस साइड हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन क्लोरीन की परमाणु संख्या दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो है रासायनिक समीकरण वह संतुलित नहीं कहे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो समझ में आया क्या? रासायनिक समीकरण के बारे में समझ चुके थे, और यह संतुलित समीकरण के बारे में। संतुलित समीकरण किसे कहेंगे, तो पुनः एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या होनी चाहिए समान, अर्थात बराबर। यदि तत्वों के परमाणु संख्या दोनों साइड यदि इक्वल हो गया, बराबर हो गया, वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आगे है असंतुलित। जब हम लोग संतुलित के बारे में पढ़ लिए तो अब देखते हैं संतुलित के बारे में क्या पढ़े। तो संतुलित में देखें कि रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, लेकिन यही बात जो है असंतुलित में बात करें तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर
तत्व के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होते हैं, अर्थात बराबर नहीं होंगे, ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है H2O2 और यह बना दिया H2O, तो क्या यह समीकरण संतुलित है? क्या यह समीकरण संतुलित है? तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो यह कौन सा समीकरण है? तो कहेंगे सर ये असंतुलित समीकरण है। अब क्यों है असंतुलित समीकरण? तो देखते हैं कि इस साइड यदि बाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है परमाणुओं की? तो इस तत्व की संख्या के परमाणु संख्या जो है वह 2 है। ऑक्सीजन का बाईं ओर की बात करें तो 2 है, जबकि इस साइड दाईं ओर की बात करें तो हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या है वह दाईं ओर 1 है। तो क्या यह समीकरण संतुलित होगा? तो यह समीकरण संतुलित बिल्कुल नहीं होगा, इसको हमको संतुलित करना होगा। तो ये जो समीकरण है वह किस प्रकार के समीकरण कहे जाएंगे? तो असंतुलित समीकरण कहे जाएंगे। चलिए बच्चों, समझ में अगर आ गया होगा तो हम देखते हैं कुछ समीकरण और समीकरण को संतुलित करने का सीखते हैं कि किस तरीके से संतुलित समीकरण हम लोग आखिर लिखते हैं। यह समीकरण क्या संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित है? तो देखेंगे, पहले हम यह देखेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो दोनों साइड पहले हम परमाणुओं की जो तत्वों के परमाणु की संख्या है वह दोनों साइड का देख लेंगे कि कितना परमाणु संख्या है। इसके बाद समीकरण अगर संतुलित रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और असंतुलित रहा तो उसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं मैग्नीशियम की साइड परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। इस साइड देखेंगे यदि मैग्नीशियम का Mg का परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम को तो 1 और 1 परमाणु संख्या है, जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहां 1 है और यहां 2 है। यहां पर क्लोरीन 1 है लेकिन यहां पर 2 है, तो यह समीकरण संतुलित नहीं माना जाएगा। यह कैसा संतुलित समीकरण है? यह समीकरण असंतुलित है। तो चलिए सीखते हैं कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार से हम लोग करते हैं। समीकरण को संतुलित अगर करने की बात है तो पहले उनके परमाणु संख्या को हम लोग क्रम में लिख लेंगे ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखते हैं, इस साइड मैग्नीशियम है, इस साइड मैग्नीशियम है, 1 और 1 दोनों साइड देखेंगे। इस साइड जो परमाणु संख्या इसके तत्वों के परमाणु संख्या 1 है, इस साइड भी मैग्नीशियम का 1 है। यदि हम बात करें हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का इस साइड 1 है और हाइड्रोजन का इस साइड 2 परमाणु संख्याएं हैं, जबकि क्लोरीन यहां पर 1 परमाणु के साथ है और इस साइड क्लोरीन का बात करें तो यहां पे जब देखेंगे तो 2 परमाणुओं के साथ हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? तो समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो पहले मैग्नीशियम में देखेंगे कि मैग्नीशियम की परमाणु तत्वों के परमाणु संख्या तो समान है लेकिन हाइड्रोजन का अलग अलग है। तो हाइड्रोजन में क्या करेंगे? तो इस साइड जो है इसको इक्वल करने के लिए यह 1 है, इस साइड 2 है, तो जब हम इस 2 को इस साइड अगर 2 करना चाहेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से गुना करना पड़ेगा? तो कहेंगे कि सर इस साइड अगर 2 से अगर गुना हम कर देते हैं तो इस साइड हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे और दाएं साइड भी बाएं साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएंगे। तो देखेंगे जहां पर जब 2 है तो क्या यहां पर गुना करने से यह 2 यहां पर लिख दिए तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन के साथ गुना करने पर 2 तो हो गया, तो क्या यह क्लोरीन 2 ही बचा हुआ है? तो कहेंगे नहीं सर, यहां पर जो है या ये भी अगर 2 यहां पर हाइड्रोजन हो गया तो यह क्लोरीन की संख्या भी बाईं ओर अब कितना हो गया? तो यह 1 नहीं रहा, अब जो है यह क्लोरीन की संख्या 2 हो गया। ठीक से देखेंगे बच्चों, तो यहां पर 2 है, तो क्या इस साइड क्लोरीन की संख्या इस साइड क्लोरीन दोनों बराबर है? तो यह समीकरण कैसा माना जाएगा? तो यह समीकरण संतुलित माना जाएगा। अर्थात हम लोग देखते हैं कि जो समीकरण दिया गया है Mg प्लस 2HCl और यह जो बनाया था इस रासायनिक समीकरण में देखेंगे यह बनाया था MgCl2 प्लस H2 प्लस क्या बच्चों बनाया था? H2 बनाया था। तो हम ठीक से देखेंगे अगर ये समीकरण संतुलित क्या है क्या, तो इस साइड देखते हैं बच्चों कि Mg तो 1 है,
Mg 1 है। फिर देखते हैं हाइड्रोजन इस साइड कितना है, तो बच्चों कहेंगे कि 2 है। और ये क्लोरीन कितना है, तो इस साइड बाईं ओर जब बात करें तो 2 है। अब दाईं साइड की बात करें बच्चों, इस साइड की, तो ये Mg कितना है इस साइड, तो Mg कहेंगे सर इस साइड 1 है। क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन 2 है। हाइड्रोजन कितना है, तो वह भी 2 है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जब हम बात करेंगे तो इस साइड H2, ये समीकरण था बच्चों, ये समीकरण है। तो ये क्या, यह समीकरण संतुलित हो गया, तो कहेंगे हाँ सर, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम इक्वल हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया, क्लोरीन और क्लोरीन भी इक्वल हो गया। इसका मतलब यह जो समीकरण है वह किस प्रकार का समीकरण प्राप्त हुआ, तो यह संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। अब ठीक से देखेंगे बच्चों, एक और समीकरण यहां पर लिखा हुआ है, तो क्या यह समीकरण संतुलित है, आप बताएंगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो पहले हम लोग कैसे इसको निरूपित करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं है, तो पहले हम लोग बाएं साइड और दाएं साइड परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, इस साइड पोटेशियम के मींस होता है पोटेशियम, संकेत होता है बच्चों पोटेशियम का संकेत के होता है। जब देखेंगे पोटेशियम इधर 1 है बाईं साइड, क्लोरीन कितना है बच्चों, इस साइड 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है। चलो बच्चों इसे थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, यहां पे ये करके देखते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। चलो बच्चों इस साइड देखते हैं, इस समीकरण को ठीक से अब समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इस साइड देखते हैं इसको, देखिए यहां पर क्लोरीन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो 3 है, यहां पर दिख रहा है बच्चों, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इसके बाद यदि बात करें तो क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन सर 1 है, और पोटेशियम कितना है, पोटेशियम की संख्या भी 1 है। यह हो गया बाईं साइड की बात। जो हम अपने बायां होगा उसी को बायां मानेंगे, जो दाएं साइड में होगा उसको हम लोग दायां मानेंगे। तो हमारे बाईं ओर समीकरण में क्या है, तो ये है। तो बाईं ओर में जब ये दिया गया है तो बाईं ओर के समीकरण को हम लोग ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, दाईं ओर के समीकरण को लिख लेंगे। तो दाईं ओर में जो समीकरण में जो भी लिखा है उसका परमाणु संख्या कितनी होगी, तो देखेंगे बच्चों कि इस साइड अगर पोटेशियम का बात करें तो इस साइड कितना है, तो इस साइड जो देखते हैं कि 1 है, परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या 1 है। फिर बच्चों देखते हैं क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन भी इस साइड 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है, इसमें 2 है परमाणु संख्या। अब क्या करेंगे, तो संतुलित करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये संतुलित समीकरण होगा कैसे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे समीकरण संतुलित करना बहुत ही कठिन का काम समझते हैं, लेकिन हम आराम से समझेंगे, पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिए बच्चों यहां पर देखते हैं पोटेशियम और इस साइड भी है पोटेशियम। पोटेशियम अगर दोनों इक्वल है तो इसमें कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। अब देखेंगे क्लोरीन भी और क्लोरीन भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सर ऑक्सीजन यहां पर 3 है और वहां पर 2 है। तो यदि ऑक्सीजन इस साइड 3 है और बाएं साइड और दाएं साइड इक्वल नहीं है, तो बच्चों गणित में पढ़ते होंगे कि यदि हमको दोनों को इक्वल करना है तो इस साइड तो 2 तत्वों की परमाणु संख्या है, इस साइड 3 है, तो यहां पर गुना कर देंगे 2 से, इस साइड अगर कर देंगे 3 से, तो हो गया 3 दूनी 6, और इस साइड 3 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 6। तो दोनों का तरफ जो हम देख रहे हैं परमाणु संख्या क्या है, इक्वल हो गया। तो समीकरण में इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि इस साइड 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन में, तो बच्चों देखेंगे कि ऑक्सीजन में यदि हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन में 2 से गुना करनी है, तो यदि हम ऑक्सीजन में 2 से गुना करेंगे तो बच्चों यहां पर O3 है, अगर 2 से गुना करना पड़ेगा तो हमें यहां गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से यहां किए, इसका मतलब हो गया कि ये 2KClO3, ये हो गया समीकरण। चूंकि यहां पर हमको पहले ऑक्सीजन का जो इक्वल करना था तो 2 से गुना किए, तो 2 यहां पर दे दिए। अब ये बनाया क्या, तो सर यहां पर ऑक्सीजन को 3 से आप गुना करिए दाईं साइड, चूंकि यहां पर ऑक्सीजन यहां है तो 3 से यदि हम लोग गुना करने जाएंगे तो यहां पर 3O2 यह हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग ऑक्सीजन को बाईं तरफ 3 से यदि 2 से गुना किए, इस साइड 2 से गुना किए, तो बच्चों यहां हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो पोटेशियम था वो
भी 2 हो गया और क्लोरीन भी देखेंगे वो भी 2 हो गया। अर्थात जब बाईं साइड की बात करेंगे तो यहां पर इसकी संख्या पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक से देखेंगे तो वही बात है, सही बात। अब देखो यहां पर क्लोरीन यदि 2 है, पोटेशियम यदि 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 है तो चलो 6 यहां इस साइड भी है 6, इस साइड भी है 6, कोई दिक्कत, ये वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यदि इस साइड 2 पोटेशियम है, 2 इस साइड 1, तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात दाईं ओर में पहले हम पोटेशियम को 2 से गुना करते हैं। यदि पोटेशियम को यहां हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये देखेंगे कि यदि 2 से पोटेशियम में गुना किए तो क्लोरीन में भी 2 से ऑलरेडी गुना हो गया, अर्थात इस साइड भी 2 हो गया। अब ठीक से देखेंगे तो पोटेशियम का भी देखेंगे दोनों साइड इक्वल हो गया, क्लोरीन का भी दोनों साइड इक्वल हो गया और ऑक्सीजन का भी दोनों साइड इक्वल हो गया। अर्थात ये समीकरण कैसा हो जाएगा, तो ये समीकरण की यदि बात करें तो हम लोग यह समीकरण जो होगा यदि संतुलित समीकरण, तो वह संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, तो वह संतुलित समीकरण हो गया कि 2KClO3 और यह बना दिया क्या, तो 2KCl और फिर 2KCl प्लस 3O2। ये जो समीकरण हो गया किस प्रकार का समीकरण हो गया, तो यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ये दोनों साइड ऑफ संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो क्या बच्चों समझ में आया संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। ठीक से एक से नहीं समझ में आया एक बार तो दोबारा वीडियो देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब देखेंगे बच्चों ये दो एक और दिया हुआ है कि इस समीकरण को हम लोग देखेंगे कि यह समीकरण जो है वह रासायनिक समीकरण संतुलित है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या करनी है, तो दोनों साइड पहले तत्वों की परमाणु संख्या को हम लोग देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। यदि बराबर की बात करें तो एल्युमिनियम देखते हैं Al कितना है बाईं साइड, तो 1 है। चलो बच्चों देखते हैं दाईं साइड Al कितना है, 1 है। इस साइड देखते हैं कैल्शियम Cl कितना है, तो 3 है। इस साइड देखेंगे Cl कितना है बच्चों, तो 2 है। इस साइड देखते हैं कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम 1 है। और इस साइड यदि कैल्शियम देखते हैं तो इस साइड 1 है। इस साइड यदि OH की बात करें तो OH यदि 2 है और इस साइड भी OH कितना है, तो OH बच्चों 3 है। तो क्या यह समीकरण संतुलित हुआ, तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो इस समीकरण को आइए बच्चों समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखेंगे कि इस साइड एल्युमिनियम में Al है, इस साइड तो इक्वल है, तो इस साइड हमको कुछ नहीं करना है। इस साइड भी दोनों का मान देख रहे हैं कि एल्युमिनियम क्या है, दोनों साइड बराबर हैं। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो बाएं साइड तो 3 है और दाएं साइड कितना है, तो 2 है। तो क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो कहेंगे नहीं है सर। तो क्या करना पड़ेगा, इस साइड हमको 2 से गुना और इस साइड हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम 2 से गुना इस साइड करते हैं तो समीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, यदि 2 से गुना करते हैं तो देखिए Al बच्चों Al एल्युमिनियम है, यहां 2 से गुना करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एल्युमिनियम को हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करने का प्रयास करेंगे कि किस साइड हम लोग को इक्वल आ रहा है। चलो बच्चों देखते हैं एल्युमिनियम के पहले Al एल्युमिनियम इस साइड कितना है, तो एल्युमिनियम है इस साइड 1 और इस साइड है एल्युमिनियम 1। इसको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड इक्वल है। यह अब देखते हैं क्लोरीन में 2 से गुना करेंगे, तो क्लोरीन में यदि 2 से गुना करेंगे तो यहां 2 लिखेंगे। और क्लोरीन में गुना यदि किए तो देखते हैं कि क्लोरीन में गुना करते हैं तो इस साइड बच्चों हो जाता है क्लोरीन 6 हो जाता है। तो इस साइड भी 6 करने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात यहां पर
3 से हम लोग गुना करेंगे तो ये तो क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन कैल्शियम भी जो देखते हैं Ca, यह भी इस साइड कितना हो गया, तो यह 3 हो गया। अब एक नहीं रहा, यह 3 हो गया। तो यदि क्लोरीन इस साइड 3 है तो क्या इस साइड 3 है, तो इस साइड बच्चों क्लोरीन की संख्या 1 है। तो यदि हमको बायां साइड अगर 3 करना है तो हमें क्लोरीन में 3 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात यहां पे हम लोग 3 से गुना कर दिए। तो जो 3 से गुना कर दिए तो ये दोनों भी देखते हैं कि इक्वल हो गया। इससे ऊपर जो भी तत्व दिया गया है वह सभी के सभी इक्वल हो गया। अब बच गया OH क्या बराबर है, इक्वल है। तो देखेंगे कि यहां पर यदि कैल्शियम को हम लोग गुना किए हैं तो 3 हो गया, और OH का देखते हैं तो परमाणु कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, अर्थात ये कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो दाईं तरफ अगर देखते हैं कि OH को अगर 6 करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। अर्थात यदि हम लोग यहां पर 2 से गुना करते हैं तो यह जो हो जाता है वह, अब यहां पर ये संतुलित समीकरण हो गया, सभी का मान जो है वह इक्वल हो गया। यहां पर एल्युमिनियम 2 है और यहां पर भी एल्युमिनियम 2 है, अर्थात हम देखते हैं कि जो यह समीकरण है वह कहीं ना कहीं एक संतुलित समीकरण प्राप्त हमें हो गया। अब देखते हैं बच्चों, तो यह समीकरण हो गया संतुलित समीकरण। तो 2AlCl3 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस, यह जो है समीकरण कैसा समीकरण हो गया, तो यह एक प्रकार का संतुलित समीकरण हो गया। यह एक प्रकार का कैसा समीकरण हो गया, यह एक प्रकार का संतुलित समीकरण हो गया। तो चलो बच्चों, ये करके देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। एक बार पुनः देखते हैं, पुनः प्रयास करते हैं सीखने का। देखिए कुछ नहीं है, ज्यादा बहुत आसान है, आसान शब्दों में सीखिएगा, आसान से आसान में देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। इस साइड Fe कितना है, 1 है। दाएं साइड कितने हैं Fe, तो इस साइड भी 1 है। इस साइड देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। दाएं तरफ यदि बात करें तो हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है, तो इस साइड 4 है। सर यहां पे Fe कितना है, 3 है। ये 3 थोड़ा सा नीचे होगा। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण ये नहीं है, क्योंकि Fe देख रहे हैं इस साइड बाएं साइड 1 है, दाएं साइड 3 है। हाइड्रोजन का देख रहे हैं 2 है, 2 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 1 है और 4 है। तो देखेंगे बच्चों, यहां पर पहले Fe को हम लोग यदि इक्वल करें तो इस साइड हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। यदि 3 से गुना करते हैं तो 3 यहां पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस साइड तो हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन इक्वल है ही, अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इक्वल करने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन को देखते हैं कि इस साइड है 4, इस साइड है 2, 1, इसको अगर हम गुना कर दे 4 से तो ये इक्वल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों गुना करते हैं। तो ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन यहां पर है, तो ऑक्सीजन इसके सामने यदि हम लोग 4 देते हैं तो अब लेकिन हाइड्रोजन का मान बदल गया। कितना बदल गया, 4 दूनी 8, अर्थात यह 2 नहीं रहा, 8 हो गया। अब यदि ये 8 हो गया तो बच्चों इस साइड यदि देखेंगे तो इस साइड तो 2 ही है, तो समीकरण संतुलित कैसे होंगे, तो इस साइड भी हमको गुना करना पड़ेगा, कितने से, 4 से। यदि 4 से गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर इक्वल हो जाएंगे। यदि 4 से हम लोग गुना करते हैं तो यहां पर 4 से गुना कर देंगे, और ये जो समीकरण जो प्राप्त हुआ वह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। तो क्या आपने सीखा किस तरीके से इस समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है बच्चों, इसमें की रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत से प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको पहले जो है देखते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो है वह प्राकृतिक के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। पहला जो रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा अभिक्रिया देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया,
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ये टोटल 9 विक्रिया होंगे जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या ये सभी पूरा का पूरा आज का सेशन देखिए समझ में आया? तो देखिए बच्चों, ये सारे के सारे सेशन का हम बात करते हैं, ये रिएक्शन अभिक्रियाएं जो है वह अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ सर जी, स्टॉप। सर जी, जी जी स्टॉप।